शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी, जिंदा रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो दोस्तों, असम की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी किसकी संतान हैं। सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। कांग्रेस में रहकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी उन्होंने ये सवाल भरी सभा में पूछा है। आइए पहले सुनते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस लहजे में ये बात कही है। मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है। देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक को सही साबित करने के लिए एक घटिया सवाल पूछा है। वैसे तो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा अभी जबरन उठाया गया है, लेकिन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जनरल बिपिन रावत के नाम को उत्तराखंड में भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसीलिए इस मुद्दे पर बात की गई और इसके साथ जबरदस्ती गांधी परिवार पर नीच टिप्पणी की गई, क्योंकि उन्हें बीजेपी के लिए वोट बटोरना है। और उनके इस सवाल को सुनकर अब यह समझ में आ ही गया है कि बीजेपी की राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। ऐसा लगता है कि बीजेपी में कोई होड़ चल रही है कि कौन कितनी घटिया बातें कह सकता है, कौन नेता विपक्षियों के लिए अभद्र टिप्पणियां कर सकता है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली फिल्मों और सीरीज में जिस तरह कोई सेंसरशिप नहीं होती है और जबरदस्ती अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बस इसी तरह ताकि कि गंदगी का इस्तेमाल दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाए, कुछ वैसी ही मार्केटिंग और चुनावी रणनीति बीजेपी की है। ऊपर से नीचे तक बीजेपी के नेता अपने विरोधियों के लिए अपमानजनक बातें करने का सिलसिला चलाए हुए हैं, ताकि जनता के मन में विरोधियों की गलत छवि बने और इसके साथ साथ वो असली सवालों की जगह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझ जाएं। दिन रात सोशल मीडिया के जरिए जहर भरी बातें उस तक पहुंचती रहें और जब वोट देने का वक्त आए तो वो बीजेपी को वोट दे दे। हालांकि इस बार चुनावों में जो माहौल नजर आ रहा है दोस्तों, वो बता रहा है कि बीजेपी चाहे जितना भी जहर फैलाने की कोशिश कर ले, जनता के पास जो वोट नाम का हथियार है ना, उसके इस्तेमाल से वो इस जहर को काटने में मदद देगी, यानी कि काट ही डालेगी जनता इस जहर को अपने वोट के हथियार से। पहले चरण के मतदान यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद से यही दिख रहा है कि बीजेपी यूपी हार रही है। अब दूसरे दौर की वोटिंग यूपी में है और इसके साथ उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग है, जहां बीजेपी की हालत इस बार पस्त है। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी कहीं आखिरी कील न साबित हो जाए। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि सत्ता पाने की खातिर आखिर कितना गिरेगी बीजेपी। क्या अब बीजेपी के झूठ को जनता करारा जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी का हो गया है बंटाधार? लेकिन शुरुआत में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस से इतना घबराते क्यों हैं पीएम मोदी। संसद के दोनों सदनों में मोदी ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई और इसके बाद फर्स्ट फेज के मतदान से ठीक एक रात पहले उनका जो इंटरव्यू जारी हुआ है, उसमें कांग्रेस से डर और झूठी बातों के सिवा कुछ नजर नहीं आया।
नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में 7 साल हो चुके हैं और इससे पहले 14 साल उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली है। सत्ता में इन 21 वर्षों में उनकी राह में जिसने भी बाधा बनने की कोशिश की, सब किसी न किसी तरह किनारे लगा दिए गए। आप जानते ही हैं कि 2014 में उनके सत्ता में आते ही भाजपा में एक मार्गदर्शक मंडल बन गया और उसमें वे सारे नेता चले गए जिनसे कभी भाजपा की पहचान हुआ करती थी। जो नेता मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजे जा सके और उन्हें मजबूरन सरकार में रखना पड़ा, उनकी हालत भी ऐसी थी कि उनके मंत्रालय का चेहरा भी मोदी जी ही बन गए। विदेश के मामले हो या वित्त के, सारे फैसले मोदी जी ने लिए। विरोध की कहीं कोई गुंजाइश न रहे, ये मोदी जी ने हमेशा सुनिश्चित किया। इसीलिए सत्ता में आते ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। मगर हालत यह है कि मोदी जी का कांग्रेस फोबिया खत्म ही नहीं हो रहा है। इसकी ताजा मिसाल 7 और 8 फरवरी को संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में मोदी जी के भाषणों और 9 फरवरी को उनके इंटरव्यू में दिखाई दे रही है। पिछले 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस पर जवाब देने में विपक्षी दल को इस तरह कोसने में ही प्रधानमंत्री ने सारा वक्त निकाल दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस लगातार राज्यों की सत्ता से बाहर हुई, कैसे नेहरू जी ने गोवा को आजाद नहीं करवाया, किस तरह कांग्रेस ने अपने नेताओं का अपमान किया। कांग्रेस के विरोध में कुछ सच और कुछ झूठ को मिलाकर एक मुरब्बे का स्वाद मोदी जी ने देश की जनता को चखाया और उन्हें लगा कि इतने से जनता शायद नहीं मानेगी, तो फिर अपने इंटरव्यू में भी वो कांग्रेस को ही कोसते रहे। देश की वर्तमान हालत के लिए बड़ी आसानी से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया और ऐसा करने में एक तरह से जनता का ही अपमान कर दिया। आप याद कीजिए, सत्ता में आने के लिए किस तरह मोदी जी बार बार ये कहते थे कि 60 सालों में देश बर्बाद हो गया, आप हमें 60 महीने दीजिए। जरा सुन लेते हैं। आपने 60 साल ये महास्वार्थ बंधन को दिए हैं, 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं। आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके। आपने उनको 60 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 60 महीने दीजिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए। आधा अधूरा मत दीजिए, 2/3 की सरकार बनाइए और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब मांगिए, हमने क्या बिहार को आगे बढ़ाया है। तो सुना आपने, अब सत्ता में आए हुए मोदी जी को 60 नहीं बल्कि 90 से अधिक महीने हो गए हैं और हालत अब भी यही है कि मोदी जी हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। भाजपा की पुरानी आदत रही है कि हर चीज का दोष नेहरू जी पर वो डालती थी, लेकिन लगता है कि मोदी जी इस आदत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले चुके हैं। तभी तो संसद से लेकर चुनावी सभा तक मोदी जी ने गोवा को देर से मिली आजादी के लिए नेहरू जी को दोषी बता दिया। अगर इतिहास पढ़ा होता मोदी जी ने तो ये बात समझ में आती कि गोवा किन परिस्थितियों में पुर्तगालियों के अधीन रहा और किस तरह वहां से मुक्ति संग्राम को कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया और नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते ही वहां यानी गोवा में भारतीय सेना गई और गोवा को आजाद कराया गया। लेकिन बीजेपी देश के इतिहास को भी अपनी तरह से ही लिखना चाहती है। खैर, इतिहास तो किसी के चाहने से बदलेगा नहीं, आज नहीं तो कल झूठ की पोल खुल ही जाती है। फिलहाल तो चिंता देश के भविष्य को लेकर के होती है कि बीजेपी आखिर असली मुद्दों पर कब तक मुंह चुराती रहेगी, कब तक मोदी जी के गलत फैसलों को सही दिखाने के लिए राहुल गांधी पर प्रहार करती रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए हिमंता विश्वा शर्मा ने जो कुछ कहा उसे आप सुन ही चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी सदस्य पर निजी हमले किए गए हैं। खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने शुरू से ही छवि खराब करने का अभियान चला रखा है। उन्हें पप्पू, युवराज, नौसिखिया न जाने क्या क्या कहा गया। संसद से लेकर बाकी जगहों पर उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर खराब टिप्पणियां की गईं। हालांकि इसी दौरान मोदी जी कभी बड़ी दाढ़ी, कभी सन्यासी, कभी फौजी तो कभी पहाड़ी और न जाने कितने तरह के वेश धरते रहे। मगर मजाल है जो कभी किसी बीजेपी नेता या समर्थक ने कोई टिप्पणी की हो। मोदी जी ने तो सुनहरे धागों से नमो नमो लिखा हुआ लाखों का सूट भी पहना था, जिस पर राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कह दिया तो बीजेपी के लोग चिढ़ गए और उस सूट की नीलामी करनी पड़ी थी।
तब तो सूट बूट की सरकार का मतलब लोगों को शायद पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, लॉकडाउन, कृषि कानून बनाना, फिर अचानक उन्हें वापस करने का ऐलान करना, जब करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हों और लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई हो, तब 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाना, हजारों करोड़ के विमान अपनी यात्राओं के लिए खरीदना, देश की सुरक्षा का डर बताकर महंगे रक्षा सौदे करना, जब सीमाओं पर चीन आकर धमका रहा हो तब भी उसे कुछ न कहना बल्कि उसके साथ व्यापार को बढ़ावा देना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि राहुल गांधी ने पहले मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा और अब मोदी जी को राजा की तरह बताया तो बीजेपी क्यों चिढ़ गई। दरअसल बीजेपी भी सच्चाई से कहीं न कहीं वाकिफ है। तो सच्चाई देखकर मुंह मोड़ लेना और जनता से भी यही उम्मीद रखना कि वो सच न देखे, सच न बोले, सच न सुने, बीजेपी का मूल मंत्र बन चुका है। अभी बीजेपी सरकार की एक और सच्चाई सामने आई है। आपको याद होगा कि भारत ने 8 अरब 84 करोड़ डॉलर में 36 रफाल विमान खरीदे हैं। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 रफाल विमान खरीदा है और वो भी 8 अरब 10 करोड़ डॉलर में। मतलब भारत ने एक जैसी चीज के लिए अधिक कीमत चुकाई। मोदी जी बार बार कहते हैं कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है और अब भी यही लगता है कि या तो मोदी जी को कारोबार करना आता नहीं है या फिर मोदी सरकार ठगा गई है जो उसने ज्यादा कीमत पर सौदा किया रफाल का। लेकिन असल में जो जनता है वो ठगाई है, यानी कि जनता ही ठगाई है क्योंकि उसी के पैसे से रफाल विमानों का सौदा हुआ है। अब इस पर सरकार से सवाल कोई पूछे तो वो गड़े मुद्दे उखाड़ने लगेगी। वैसे सच तो सब जानते ही हैं दोस्तों कि मोदी सरकार में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बनने की होड़ लगा रहे हैं और जनता पाई पाई की मोहताज हो रही है। उस पर भी मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि इन उद्योगपतियों की पूजा करो। आइए जरा देख लेते हैं। मोदी सरकार ने संसद में यह जानकारी दी है कि 2018 से 2020 के बीच करीब 10,000 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली है और करीब 16,000 लोगों ने कर्ज के बोझ के कारण अपना जीवन खत्म कर लिया। ये आंकड़े लॉकडाउन के पहले के हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद हालत और खराब हुई है। लोगों की इस हालत के लिए कायदे से सरकार को बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मगर वो अब भी विपक्ष को जवाब देने में लगी है। 10 फरवरी को राज्यसभा में भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने कहा कि अंबानी और अडानी जैसे कारोबारियों की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि ये रोजगार पैदा करते हैं। अल्फोंस ने यह भी कहा कि विपक्ष कहता है कि 2 लोगों की संपत्ति बढ़ी है। एलन मस्क की संपत्ति 1016% बढ़ गई है। क्या आपको इसकी जानकारी है? गूगल के संस्थापक की संपत्ति में भी 126% का इजाफा हुआ है। बेजोस की संपत्ति में भी 67% का इजाफा हुआ है। वैश्विक असमानता एक सच्चाई है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। दुनिया में 3 बिलियन लोग एक दिन में $5 से भी कम में अपना जीवन यापन करते हैं। गजब की बेशर्मी है। एक तरफ अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को सच्चाई बताकर उसे स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक तरफ से खुलकर अमीरों की वकालत हो रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी का हल ढूंढने की जगह लोगों से कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी की पूजा करें। क्या इसी अच्छे दिन के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था? क्या लोकतंत्र में इस तरह किसी व्यक्ति की पूजा करने की सलाह देनी चाहिए? वैसे बीजेपी का बस चले तो लोकतंत्र और संविधान सबको खारिज करके खुली मनमानी ही हो जाए। यूपी चुनाव के पहले दौर के पहले प्रचार थमने के बाद आपको याद होगा मोदी जी का इंटरव्यू प्रसारित होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह योगी जी ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश को केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह भी संविधान के खिलाफ की ही बात है दोस्तों, जरा देख लेते हैं। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। योगी जी ने जिस अंदाज में बीजेपी के लिए वोट मांगा उसे संविधान की कसौटी पर परखना चाहिए कि क्या यह सही था। वैसे इस वीडियो में 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या मतदान के ठीक पहले इस तरह वीडियो जारी करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? दूसरा, जिन राज्यों के नाम लेकर योगी जी ने डराने की कोशिश की वो क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां की सरकारों को जनता ने नहीं चुना है? फिर उन पर सवाल उठाना जनता का ही अपमान नहीं है? और तीसरा सवाल यह है कि कश्मीर, बंगाल या केरल की तुलना में
क्या यूपी में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को लेकर हालात अच्छे हैं? जो योगी जी इन राज्यों की तरह यूपी को न बनने की सलाह दे रहे हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि इन राज्यों में यूपी से कहीं बेहतर हालात हैं, फिर भी वोट की खातिर एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो सत्ता के लिए बीजेपी का लालच अब छिपाए नहीं छिप रहा है। वैसे तो अब जनता भी देख ही रही है कि उसकी दुर्दशा किसके शासनकाल में कितनी हुई है, और अगर पिछली सरकारों को जनता ने बदला है तो फिर बीजेपी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उसे हमेशा राज करने का लाइसेंस मिल चुका है। लोकतंत्र में जनता के हाथ में ही लाइसेंस रहता है, और जनता ने देखा है कि कैसे बीजेपी बार बार अपने वादों से मुकर रही है और हर बार नए वादों की घुट्टी पिला रही है। खैर, शायर साहिर लुधियानवी ने ठीक ही फरमाया है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।